हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मदर्स में, जहाँ को पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं हूँ करण, भी आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटमी यूनिट 1 पार्ट 16, यानी कि आज टिश्यू का पार्ट 6 है और आज टिश्यू खत्म कर देंगे हम। और कल एक नई चीज़ देख लेंगे जो भी कल है हमारा पार्ट 17 में। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो आज हमें क्या करना है, आज हमने देखना है कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन। लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो है मैट्रिक्स देख लिया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का, और उसमें कौन कौन से सेल पाए जाते हैं वो भी हमने कर लिया था, और फाइबर्स भी देख लेते हैं। तो आज हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो आपका कनेक्टिव टिश्यू आता है वो आता है एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपके मेसेनकाइमा आता है। एक तो मेसेनकाइमा, एक होता है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, एक आते हैं फिर दूसरे नंबर पे आते हैं मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपके पास आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें 3 आपके सब ग्रुप है। ठीक है, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपका डेंस इरेगुलर, डेंस रेगुलर और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद में अगर आप बढ़ते हो आगे तो आपके पास आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज भी 3 तरह के होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। फिर आता है बोन टिश्यू। बोन टिश्यू को हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इतना डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ना है हमें। और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू को भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे मेनली हम कार्टिलेज तक ही पढ़ेंगे आज, क्योंकि ये दोनों जो है ये आपके आगे की जो यूनिट्स आएंगी तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके भैया, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जो है इस 2 टाइप, 2 तरह का होता है। तो आपके मेसेनकाइम टिश्यू होता है ना, और एक होता है आपके पास म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मेसेनकाइम इज प्रेजेंट, जो आपके मेसेनकाइम होते हैं वो प्रेजेंट प्राइमरली इन एम्ब्रियो, या आपके एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डेवलपिंग ह्यूमन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द 2 मंथ, जैसे डेवलपिंग ह्यूमन है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद में 2 मंथ तक उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के 2 मंथ तक जो बच्चा होता है एम्ब्रियो, उसमें आपके पास मेसेनकाइम टिश्यू होते हैं। ठीक है, इन द फीटस में पाए जाते हैं। डेवलपिंग ह्यूमन फ्रॉम द 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टू बर्थ। ठीक है, इसके अलावा 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से बर्थ तक, मतलब क्या बोला मैंने, 2 मंथ के बच्चे में होगा, 3 मंथ से लेकर प्रेगनेंसी तक के बच्चे में जो है ये मतलब एम्ब्रियो में ये पाया जाएगा। इसके अलावा आपका फीटस में भी पाया जाता है। तो ये मतलब कुल मिला के बच्चा पैदा नहीं होता ना, उससे पहले तक जो है ना बच्चे में जो एम्ब्रियो है ना, जो भी एम्ब्रियो है उसमें यही कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। कौन सा? मेसेनकाइम। ओके भैया, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखो, क्या मैंने देखा आपको, पहले डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, मेसेनकाइम हैज़ इरेगुलर शेप मेसेनकाइमल सेल, इसके पास मेसेनकाइमल सेल होती है इरेगुलर शेप की। ठीक है, एम्बेडेड इन लिक्विड सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, जो कि सेमी फ्लूइड मतलब ऐसा फ्लूइड जो कि थोड़ा बहुत आपका सॉलिड है और थोड़ा बहुत लिक्विड है। तो सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में क्या होते हैं, वो एम्बेडेड धंसे हुए होते हैं। कौन? मेसेनकाइमल सेल। ठीक है, सब्सटेंस द कंटेंट्स डिलिकेट रेटिकुलर फाइबर, जिसमें रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था रेटिकुलर फाइबर्स क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, लेकिन फाइन कोलेजन फाइबर। जो कोलेजन फाइबर फाइन वाले होते हैं ना, फाइन कोलेजन फाइबर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिर बोलोगे भैया आपने बताया नहीं था। ठीक है, देखो मैंने वैसे बता दिया है, फाइन कोलेजन फाइबर्स। फाइन कोलेजन फाइबर्स को अपन क्या बोलते हैं, रेटिकुलर फाइबर बोलते हैं। वैसे मैं बता रखा है, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, हाँ सही, आप भैया समझ गए है ना। देखो, लोकेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट एक क्या लिखा है, अबाउट एक्सक्लूसिवली अंडर द स्किन, आपकी स्किन के नीचे। ठीक है, आपकी स्किन के नीचे होंगे। एंड अलोंग डेवलपिंग बोन्स ऑफ द बोन, इसके अलावा जो एम्ब्रियो जो है ना, एम्ब्रियो की जो डेवलपिंग बोन्स, जो हड्डियाँ हैं, डेवलपिंग हड्डियाँ जो बोन्स है उनमें पाया जाता है। सम इन अडल्टिव कनेक्टिव टिश्यू, इसके अलावा अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू में भी पाया जाएगा। कुछ जो अडल्ट के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। ये मेसेनकाइम जो कनेक्टिव टिश्यू है ये स्पेशली अलोंग बोन ब्लड वेसल्स, ज़्यादातर ब्लड वेसल्स के पास में। फंक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सभी तरह के जो आपके कनेक्टिव टिश्यू है ना वो ये बनाता है ना। आपके जितने भी तरह के कनेक्टिव टिश्यू है ना, ऑलमोस्ट वो कौन बनाता है, मेसेनकाइम बनाता है। यानी कि आपके ऑलमोस्ट जितने भी तरह के जो कनेक्टिव टिश्यू है ना वो मेसेनकाइम से बनते हैं। ठीक है, मेसेनकाइम से बनते हैं। हाँ भैया समझना है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है भैया, समझ गए। अब हम बात करते हैं म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू हैज़ वाइडली स्केटर्ड फाइब्रोब्लास्ट एम्बेडेड इन विस्कस जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। उसमें भी वाइडली स्पेटेड क्या होता है, आपके पास फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो कि आपके विस्कस जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। डेट कंटेंट्स फाइन कोलेजन फाइबर, जिसमें फाइन कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, लोकेशन की बात करूँ तो ये जो यूब्रिकल कोड होता है, जैसे आपके बच्चे में दिख रहा होगा तो वो ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं यूब्रिकल कोड। ठीक है, समझ में आ गया कि किसको बोलते हैं, जो प्लेसेंटा से जाकर जुड़ता है ना, तो उसको बोलते हैं। तो उसमें ही पाया जाता है। लोकेशन याद रखनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा फंक्शन तो आप याद रखे लोगे कि भाई सपोर्ट का काम होता है। हाँ भैया समझ गए। आगे बढ़ेगा, हाँ भैया बढ़ो। देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपके पास मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू। मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न, ये न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होता है ना। इट्स सेल अराइज प्राइमरी फ्रॉम, मैंने बता दिया कि जो जितने भी तरह के कनेक्टिव टिश्यू आएंगे ना, अब जितने भी मैं बताऊँ, चाहे वो डेंस होगा, इरेगुलर होगा, कार्टिलेज होगा, ये सबके सब किससे बनेंगे, आपके मेसेनकाइम से बनेंगे। ठीक है, मेसेनकाइम से बनते हैं। ठीक है, न्यूमरस टाइप ऑफ मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, 5 तरह के आपके पास बेसिकली होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं हम।
तो बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे लूज कनेक्टिव टिश्यू की। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो फाइबर्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली अरेंज। इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं बिटवीन द सेल्स, ठीक है। द टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू आर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, आपके पास एडिपोज, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये सारे आपके इसके टाइप होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सबके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे नहीं करेंगे भैया, ऐसे तो आज तक ही नहीं पढ़े, है ना। पहले हम इसमें से कुछ पढ़ते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि वो जो लिखा हुआ है वो क्या है। तो यार शॉर्ट में देख लेते हैं पहले हम। तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये प्रेजेंट होता है बिनेथ द स्किन। बिनेथ, बिनेथ का मतलब अंडर, मतलब स्किन के नीचे, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगा ये? स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा। लिखो इसको, ठीक है, लिख लिया। आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसको पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में ज़्यादातर पैकेजिंग का काम करता है। अच्छा भैया, पैकेजिंग का काम करता है, हाँ पैकेजिंग का काम करता है भैया ये, ठीक है। याद रखोगे ना? अरे याद कैसे नहीं रखेंगे, याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। पूछा जाता है इसलिए याद रखना पड़ेगा। अगली बात, ये क्या करेगा? ये अटैच करेगा। किसको अटैच करेगा? स्किन को। किससे? मसल से, है ना। ये दिख तो रहा है ना, स्किन है, SKIN। स्किन मतलब चमड़ी, तुम्हारा जो चमड़ा है ना उसको मसल से जोड़ता है। स्किन टू मसल। चल हमारे तो मसल ही नहीं है, कसरत करो तो बन जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करते तुम लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भैया। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तभी बोले सोचे भैया आज आपने PYQ कैसे नहीं बताया है। लग ही नहीं रहा था कि नोट सेट की तैयारी करा रहे हो, ऐसा लग रहा था हम तो कॉलेज लेवल का पढ़ते जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे भाई, हम तुम्हें साथ के साथ बढ़िया नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कराएंगे यार, ठीक है यार। क्वेश्चन बताते चलेंगे अगर कुछ ऐसा होगा तो यार, ठीक है। क्योंकि आगे जाके तुम्हें बनना तो नर्सिंग ऑफिसर ही है। बनना है नहीं बनना है? हाँ बनना, हाँ सॉरी, हाँ भैया बनना है, ठीक है। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको पूछ लेना कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर बोल रहा हूँ याद रख लेना कौन सा है, कौन सा है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो भाई साहब इतना ही याद करना है कि हाँ फिलहाल तो इतना ही करना है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ लेते हैं जो मैं आपको लिख के लाया हूँ। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज वन ऑफ द वाइडली, वापस बता दिया, बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द फाइबर्स में सारी ये जितने भी फाइबर होते हैं आपके पास सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रैंडमली एंड सर्वल काइंड ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट होती है। जो आपको सेल पढ़ाया तो सारी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर देखो फाइब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेजेस है, प्लाज्मा सेल है, एडिकोसाइट्स है, मास्ट सेल है, फ्यू ब्लड वाइट ब्लड सेल भी होती है इसमें। इम्बिटेड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में इमिटेड होते हैं। इसके बाद हाइड्रोनिक एसिड होता है। इसका क्या काम होता है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसको खत्म करने, डीजनरेट करने के लिए एक एसिड भी होता है, सॉरी क्या, एक एंजाइम भी होता है। वो एंजाइम कौन सा होता है उसका नाम तुम्हें मेरे को कमेंट में लिख के बताना। देखिए तो सही कितने लोगों को आता है ना। इसके पास कॉमेटिन सल्फेट होता है ना, डायमेटेन सल्फेट होता है, केरेटिन सल्फेट होता है। इन एंड अराउंड नियरली एवरी बॉडी स्ट्रक्चर के पास में होता है, जैसे इसलिए इसको पैकेजिंग मटेरियल बोलते हैं क्योंकि हर बॉडी स्ट्रक्चर के पास में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। और द बॉडी इन सबक्यूटेनियस लेयर यानी डीप लेयर ऑफ स्किन, स्किन के अंदर जो सबसे डीप लेयर होती है उसको सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं, है ना। इसके अलावा सुपरफिशियल ऑफ द डर्मिस ऑफ द, डर्मिस किसको बोलते हैं? जो स्किन की मिडिल लेयर होती है, तो उसके ऊपर की रीजन, सुपरफिशियल यानी कि ऊपर के रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा किसमें होते हैं? लेमिना प्रोपिया लेमिना प्रोपिया ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ब्लड वेसल के अराउंड, नर्व्स और बॉडी ऑर्गन पास पास। फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो यार इसका मेन काम होता है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ओके भैया समझ गए। आगे बढ़े ना? हाँ आगे बढ़ते हैं। अरे ऐसे कैसे भाई, इसको ऐसा नहीं देखना, हमें पहले ऐसे पढ़ना है, ठीक है। पहले हम ये पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका जो टिश्यू आता है वो आता है एडिपोस। एडिडास नहीं है भैया, एडिपोस है ना। एडिडास क्या होता है? एडिडास तो भैया कपड़े का नाम होता है, बिजनेस है, बिजनेस की चीज़ है वो, है कपड़ा, कंपनी है ना। बात कर लेते हैं। देखो ये क्या होते हैं, ये स्टोर करते हैं किसको? फैट को, ठीक है। तो इसको अपने एडिपोसाइट भी बोलते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, याद रखना। इसके जो सेल होते हैं ना, इसके जो सेल्स होते हैं, मतलब एडिपोस टिश्यू के अंदर जो आपके सेल्स होंगे ना उनको अपन क्या बोलेंगे? एडिपोसाइट्स, ठीक है। तो सेल्स आर कॉल्ड, एडिपोस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको एडिपोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। एडिपोसाइट्स का मतलब समझ गए क्या? हाँ मतलब फैट सेल होते हैं, फैट सेल को तो एडिपोसाइट सेल बोलते हो, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये स्टोर, इसका मेन इस टिश्यू में क्या होता है पता है? फैट स्टोर होता है। फैट फैक्ट नहीं है भैया, फैट है। यहाँ क्या शॉर्ट्स देख रहे हैं हम, शॉर्ट्स में आते हैं ना फैक्ट, तो यूट्यूब शॉर्ट्स में है ना। फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो मेन इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन लिख लो यार यहाँ पे।
फंक्शन फंक्शन देखो यहाँ पर इंसुलेटिंग लेयर होती है। इंसुलेटिंग लेयर का मतलब क्या है भैया? इंसुलेटिंग लेयर का मतलब ये है कि ये ना हीट लॉस को प्रिवेंट करेगी। क्या प्रिवेंट करेगी? PREVENT, प्रिवेंट हीट लॉस, हीट लॉस। ठीक है, ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ना, ये क्या करते हैं? हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या काम करेंगे ये एडिपोज टिश्यू? हाँ, और क्या काम करेंगे? शॉक एब्जॉर्बर का। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर के अलावा, इसके अलावा अब देखो किसको किसको प्रोटेक्ट करते हैं, किस किस को शॉक से बचाएंगे? तो अभी किडनी हो गई, ठीक है, आपका आई बॉल हो गया, ओके, हार्ट हो गया। तो इन सबको प्रोटेक्शन, इन सब के प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है भैया, समझ गए? समझ गए क्या? हाँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको किसी को पता हो तो बता दो यार। वैसे एडिपोज टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है वाइट एडिपोज टिश्यू, ठीक है, WAT, WAT का मतलब क्या है? वाइट एडिपोज टिश्यू। एक होता है BAT, मतलब ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, BAT को ब्राउन से लिखते हैं, चलो ठीक है, अच्छा लगेगा। हमारे पास ब्राउन कलर भी है, कहाँ है ब्राउन कलर यार? ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ओके। हाँ भैया, समझ गए। तो यार वाइट एडिपोज टिश्यू की अगर हम थोड़ी बात कर लेते हैं, वैसे तो मैं अभी डिटेल में मैं आपको लैंग्वेज में बता दूंगा। तो देखो ये जैसे वाइट एडिपोज टिश्यू है तो इसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। ठीक है, इसमें भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बनाया है, ठीक है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। दूसरी बात करें तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू को ब्राउन से बनाते हैं ताकि वो अच्छा लगेगा देखने में, है ना। विजुअली तुम्हें दिमाग में याद भी रह जाएगा कि भैया ने ब्राउन एडिपोज टिश्यू ब्राउन कलर से बनाया था, और कुछ याद नहीं रहेगा, बस ये याद रहेगा, है ना। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, ये भी याद रखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में अगर अपन कुछ लिखना चाहे तो मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहली बात तो ये मोनो लोक्यूलर होता है। कौन? वाइट वाला जो होता है ना, वो मोनोलोक्यूलर होता है। अच्छा, ठीक है। और ये क्या होता है? ये तो सबको पता है, मल्टी। वो मोनो है तो ये मल्टी होगा, ऑब्वियसली बात है। बात कर लेते हैं कुछ और नई चीज़ों की यार। क्या? कि भाई इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको बता चुका हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है कम होता है? कम होता है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा और इसके अंदर हीट जनरेशन भी क्या होगा? कम होगा। इसमें हीट जनरेशन कम होता है ना। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, और इसमें हीट जनरेशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रख लेना। ओके भैया, याद रखना ही पड़ेगा अगर आपने बोला है तो। याद रख लेना यार, क्या बड़ी बात है ना। हाँ, याद रख लेंगे। तो अब लैंग्वेज देख लेते हैं जो मैं आपको लिख के लाया हूँ। ठीक है, बुक की लैंग्वेज है ये, एक बुक है रोज, आगे नहीं बोलूँगा वरना वो मेरे को कॉपीराइट दे देगा। साला मेरी बुक का इस्तेमाल करता है या मैं पूरा नाम नहीं बोलूँगा, बस रोज से समझाओ। रोज इंटरनेशनल लेवल की बुक है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फैट सेल adipocyte containing large fat granules in a matrix of areolar tissue. There are two type of adipose tissue आपके पास होते हैं। वाइट वाला देखो, दिस मेक अप 20 to 25%, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपकी बॉडी वेट का 20 से 25% जो होता है ना, वो ये बनाता है। ठीक है, पूरी आपकी बॉडी वेट का 20 से 25% कौन बनाएगा? वाइट एडिपोज टिश्यू। ठीक है भैया, समझ गए। इन अडल्ट में विथ ए नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स मोर इन ओबिस मैन। अब OBS का मतलब क्या होता है? जो मोटा व्यक्ति होता है ना उसको बोलते हैं, पतले को लीन बोलते हैं। ठीक है, तो मोटे व्यक्ति में ऑब्वियसली बात ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे फैट, उसमें फैट ज़्यादा होगा। इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज। इसका मेन फंक्शन क्या है? फैट स्टोरेज का। ठीक है, मेन फंक्शन इज फैट तो स्टोरेज करता है, इसके अलावा इसका मेन फंक्शन होता है केमिकल एनर्जी को स्टोर करने का। केमिकल एनर्जी का मतलब समझ गए कि हाँ, ATP को सिंथेसाइज नहीं करेगा, उसको स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, एडिपोज टिश्यू आल्सो सेक्रेट द हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं ना, ये एक हार्मोन भी निकालते हैं, लेप्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, लेप्टिन। ठीक है, इट सपोर्ट द किडनी को, आई बॉल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एंड प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन, बता दिया कि थर्मल इंसुलेशन का मतलब समझ गए ना, हीट लॉस को रोकेगा, हीट लॉस को रोकता है। अगली चीज़ आती है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। याद रखना, वाइट एडिपोज टिश्यू ज़्यादातर अडल्ट में पाए जाते हैं, ब्राउन एडिपोज टिश्यू आपके छोटे बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं। दिस हैज़ मोर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, मोर एक्सेसिव कैपिलरीज नेटवर्क देन वाइट एडिपोज टिश्यू। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन कीपिंग इन्फेंट वार्म। छोटे बच्चों को, जो इन्फेंट होता है ना, इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, बेबी, उसको गर्म रखने में काम करता है। ठीक है, इट इज़ मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ज़्यादा। इट ब्रेक डाउन जनरेट मोर हीट देन, ये ज़्यादा हीट जनरेट करता है वाइट एडिपोज टिश्यू से। इन एडल्ट ब्राउन एडिपोज टिश्यू स्मॉल अमाउंट में होते हैं। तो देखो ये ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा है ना, इसलिए आप देखोगे छोटे बच्चों को ठंड नहीं लगती, कम ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि उनमें वाइट एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है।
या ब्राउन, ब्राउन ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, और ब्राउन एडिपोज टिश्यू छोटे बच्चों में ज़्यादा होते हैं, इन्फेंट में ज़्यादा होते हैं, इसलिए बेबीज छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनको ठंड नहीं लगती है। समझ गए का तुम? हाँ समझ गए भैया, है ना, इतनी चीज़ थी यार। अब इतना सही क्या नहीं भैया, अभी तो और है, अपनी लैंग्वेज भी तो बताएंगे, तो बुक की लैंग्वेज हो गई, हम भी कुछ लिख के लाए हैं, इन्हें भी समझो। एडिपोज टिश्यू हैज सेल डिराइव फ्रॉम द फाइब्रोब्लास्ट कॉल्ड एडिपोसाइट्स, ठीक है, डेट आर स्पेशलाइज फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसके लिए स्पेशलाइज होते हैं, स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। भैया अभी तो आप बोल रहे थे फैट के लिए, अरे भैया आपके बॉडी में जो फैट होता है ना वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में ही स्टोर होता है, ठीक है, याद रखना, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट होगा वो किसके रूप में स्टोर होगा, ट्राइग्लिसराइड के रूप में। कोई टेंशन नहीं है ना, नहीं कोई टेंशन नहीं है, आगे बॉडी में जो फैट स्टोर होगा वो एडिपोज टिश्यू उसको स्टोर करेगा, और किसके फॉर्म में करेगा, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, एज ए लार्ज सेंट्रली लोकेटेड ड्रॉपलेट, ठीक है ना, एक लार्ज सेंट्रली लोकेटेड ड्रॉपलेट के रूप में, ठीक है, सेल फिल अप विथ ए सिंगल लार्ज ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट, मतलब आपकी जो सेल होती है ना, सही सेल है, तो सेल में क्या होगा कि एक सिंगल सिंगल क्या होगा, सिंगल, सही कैसे, सिंगल क्या होगा, सिंगल, अरे सिंगल होगा, जैसे तुम हो भाई, आपको कौन बोला आप सिंगल है, सिंगल ही रहने का, बड़ा पढ़ाई नहीं हो पाएगी तुमसे, ठीक है। फिल अप विथ ए सिंगल लार्ज ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट, तो ये ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट है, जैसे मैं बना के बताया हूँ उसको, ठीक है, तो इस तरीके से पूरा क्या है, इससे भरा हुआ है, ठीक है। एंड साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस आर पुश्ड, अब देखो ये इतना बड़ा है तो साइटोप्लाज्म कहाँ जाएगा और न्यूक्लियस कहाँ जाएगा, तो आपके जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं ना वो फेरी फेरी में चले जाते हैं, देखो ये रहा न्यूक्लियस, तो इसमें न्यूक्लियस साइड में चला जाता है, क्योंकि इतना बड़ा क्या है आपके पास ट्राइग्लिसराइड यानी फेट का इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, तो फेट इतना सारा फेट भर गया ना इसमें सेल में, तो जो आपका न्यूक्लियस है वो पेरी फेरी में चला जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है इन लाइनों में, ठीक है, इन लाइनों में वो ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है, कौन, वो कौन, मैं, ठीक है, ओके ठीक है, समझ गया कि भाई जो ये है पेरीफेरी में चले जाएंगे, पुश पेरीफेरी ऑफ सेल, किसको पुश कर देगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को, ठीक है। विथ वेट गेन अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू इंक्रीज, ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा तो एडिपोज टिश्यू का अमाउंट भी बढ़ेगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी ज़्यादा बनेगी, ठीक है, थर्ड से एंड ओबिस, अब आ गया मोटा व्यक्ति, ठीक है, तो एक मोटे व्यक्ति में ज़्यादा ब्लड वेसल्स होगी अगर आपको कंपेयर करोगे एक पतले व्यक्ति से। लीन का मतलब क्या होता है, दुबला पतला, जो कि तुम होगे भैया, हम तो दुबले पतले नहीं, हम तो मोटे हैं, अच्छी बात है, तो तुम्हें ब्लड वेसल ज़्यादा है, तो तुम मोटे हो तो तुम्हें ब्लड वेसल ज़्यादा है, पतले हो तो ब्लड वेसल कम है। ए सिचुएशन डेट कैन कॉल, जो अगर कोई व्यक्ति मोटा होता है ना तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो उससे उसके हार्ट पे ज़्यादा वर्क पड़ेगा, ठीक है, उसके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा अगर वो मोटा होगा तो, ठीक है। मोस्ट एडिपोज टिश्यू इन अडल्ट इज वाइट, आपके ज़्यादातर जो आपके अडल्ट होते हैं ना, अडल्ट जो तुम लोग हैं ना, तो तुम में ज़्यादातर कौन से वाइट एडिपोज टिश्यू है, और ब्राउन एडिपोज टिश्यू की बात कर लें, ये जो मैंने अभी समझाया ना ऊपर, ये वाइट एडिपोज टिश्यू समझा दिया मैंने, ठीक है। अब ब्राउन एडिपोज टिश्यू की बात कर लेते हैं, ये डार्क होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, ओके भैया, ये दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ है, ये बता देते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, एंड न्यूमेरस पिगमेंट, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, ब्रांड में बता चुका हूँ, ब्राउन एडिपोज टिश्यू माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, वाइट में कम होंगे, मुझे बता चुका हूँ। डेट पार्टिसिपेट इन एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, BAT शॉर्ट फॉर्म है, वाइडली स्प्रेड इन द फीटस, बता दिया, फीटस इन्फेंट में ज़्यादा होते हैं, अडल्ट में कम अमाउंट में होते हैं। लोकेशन देख लें, लोकेशन में कुछ नहीं कर सकता, लोकेशन याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सब क्यूटेनस लेयर ऑफ द, मतलब जो स्किन की सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होता है, हार्ट के अराउंड, किडनी के अराउंड, ठीक है, येलो बोन नेरो में होता है, ठीक है। इसके अलावा पेडिंग अराउंड जॉइंट्स के अराउंड ये पाया जाता है, ठीक है। बिहाइंड आई बॉल को भी सपोर्ट करता है, आई बॉल के अंदर, ठीक, बिहाइंड सॉकेट, जो आई बॉल सॉकेट उसमें पाया जाता है। रिड्यूस हीट लॉस थ्रू स्किन, सर्व एज एनर्जी सोर्स, रिजल्ट, मतलब इसमें एनर्जी स्टोर होती है, बता चुका हूँ, केमिकल एनर्जी इसमें ज़्यादा स्टोर होती है, ठीक है। सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को, न्यू बोन्स में पाया जाता है। इसके अलावा ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू जनरेट करता है हीट को, तो मेंटेन प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर। ज़्यादातर ब्राउन एडिपोज टिश्यू किसमें होता है, मेरे को कमेंट में बता देना, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ भैया बता दिया आपने, हम बता देंगे, आगे बढ़े क्या, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ बढ़ते हैं, अगला आता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इज क्या होता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इज अ फाइन इन इंटरलेक्टिव नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर, थिंग फॉर्म ऑफ कोलेजन फाइबर एंड रेटिकुलर सेल, स्ट्रोमा ऑफ लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड, रेड ब्लड, इन सब में पाया जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और लिम्फ नोड में है ना, रेड ब्रोन मेरो में, आपके रेटिकुलर में लेमिना ऑफ बेसमेंट में बता चुका था क्या होती है, ठीक है। और अराउंड ब्लड वेसल्स, मसल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेनली स्ट्रोमा बनाता है। एक चीज़ आता है ना कि स्ट्रोमा, अब वो स्ट्रोमा चाहे लीवर का हो, स्प्लीन का हो, उन सबका स्ट्रोमा बनाने का काम करता है। स्ट्रोमा क्या है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, तो ये बनाता है, ठीक है। और इसके अलावा स्मूथ मसल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लिखना, फिल्टर एंड रिमूव। अब किसको फिल्टर और रिमूव करता है तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे फिर बोलोगे भैया लिखा नहीं रखा, देखो यहाँ पे वॉर्न आउट, देखो WORN, वॉर्न, ये पेंसिल कहाँ से आ गई, मुझे बहुत इरीटेट करती है पेंसिल, ठीक है। वॉर्न आउट ब्लड सेल इन 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 कहाँ पे, स्प्लीन,
आपको पता होगा स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो जो आपके रेड ब्लड सेल है ना, उनको क्या करेगा ये वॉर्न आउट, जो वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल, मतलब ऐसी रेड ब्लड सेल जो क्या हो चुकी है, वॉर्न आउट हो चुकी है, कट फट चुकी है, उनको रिमूव कर देगा, उनको फिल्टर करने का काम करेगा कहाँ पे, स्प्लीन में। ठीक है भैया, समझ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिम्फोइड टिश्यू, ये आपका लास्ट जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसका हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। तो देखो, लिम्फोइड टिश्यू इज स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड वेयर डिफेंस फॉर्म बॉडी इनवेरिड इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपके डिफेंस सिस्टम चाहिए बॉडी को, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल द टॉन्सिल्स में प्रेजेंट होगा। इट आल्सो फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ लिम्फोइड नोड्स, लिम्फोइड नोड्स के फ्रेमवर्क भी बनाता है। स्प्लीन में पाया जाता है एंड कंसिस्ट ऑफ द सेमी सॉलिड मैट्रिक्स विद फाइन ब्रांचिंग रेटिकुलर फाइबर कंटेनिंग वाइट ब्लड सेल, ये याद रखना। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ है, आप याद रख लेना। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू मोर फाइबर, इसमें ज़्यादा फाइबर होता है, गाड़ी दाल है, इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, विद ए थिकर एंड मोर डेंसली पैक्ड, बट दे कंसिडरली फ्यू सेल्स, इसमें सेल कम होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू से कम सेल होते हैं इनमें। ठीक है, और इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं। दे आर थ्री टाइप्स, तीन तरह के होते हैं, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक। एक एक करके इसको देखेंगे। तो डेंस रेगुलर की बात कर लेते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म शाइनी, ये शाइनी वाइट एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बनाता है, मेनली कोलेजन फाइबर के बना हुआ होता है, जो कि रेगुलर अरेंज इन बंडल्स, जो कोलेजन फाइबर होते हैं ना, वो रेगुलरली अरेंज होते हैं इसमें बंडल्स में, विथ फाइब्रोब्लास्ट के साथ इन रो बिटवीन देम, मतलब फाइब्रोब्लास्ट जो है के साथ ही अरेंज होते हैं। ठीक है, बंडल्स में, और रो उनके बीच में रो के रूप में, रो बिटवीन देम। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिख रखी है कि जो फाइब्रोब्लास्ट होता है ना, वो क्या होता है यहाँ पे नॉन लिविंग, मतलब जो फाइब्रोब्लास्ट एक प्रोटीन है जो कि मतलब सॉरी, यहाँ पे कोलेजन फाइबर जो है, कोलेजन फाइबर, ये जो कोलेजन फाइबर है, एक प्रोटीन है जो कि जो कि स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि फाइब्रोब्लास्ट निकालता है। तो मैंने क्या बोला कि कोलेजन फाइबर है, इसको कौन सेक्रेट करता है, फाइब्रोब्लास्ट, और ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि नॉट लिविंग नहीं होता है। सो अगर आपके टेंडन्स और लिगामेंट अगर क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वो स्लोली क्या होंगे, हील होंगे। अब वालों के सर यहाँ पे आपने टेंडन्स और लिगामेंट कहाँ से घुसा दिए, तो याद रखना कि जो आपके टेंडन्स और लिगामेंट होते हैं ना, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपके टेंडन्स और लिगामेंट है ना, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आपके जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। तो अगर कभी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो गया, डैमेज हो गया, समझ लो कट फट गया या कुछ हो गया, तो उनको हील करने में टाइम लगेगा। तो वही टेंडन्स और लिगामेंट के बारे में मैंने लिख रखा है। टेंडन्स, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपका टेंडन्स बनाता है जो कि मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। ठीक है, दूसरा आता है लिगामेंट जो कि बोन को बोन से जोड़ते हैं। एक और आता है आपको एपोन्यूरोसिस। ठीक है, तो एपोन्यूरोसिस क्या होता है, जो मसल्स को मसल से जोड़ता है। ठीक है, या मसल को बोन से भी जोड़ता है, लेकिन मेन तो मसल को मसल से जोड़ने वाले को बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। बोन को बोन से लिगामेंट, मसल को बोन से टेंडन, और मसल को मसल से एपोन्यूरोसिस। ठीक है, ओके, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर टिश्यू स्ट्रक्चर विथ एन पुलिंग टेंशन अलोंग एक्सिस ऑफ फाइबर्स। लिख लेना, इसके फंक्शन लिख लेना। आगे बढ़ जाएंगे भैया, हाँ बढ़ जाते हैं, अगर आप बोलते हो तो बढ़ जाते हैं। क्या आगे पास आता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज मेड ऑफ द कोलेजन फाइबर, ये भी कोलेजन फाइबर से बना हुआ होता है। अच्छा, हाँ ठीक है, समझ गए। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी हमारे किससे बना होता है, कोलेजन फाइबर से ही बना हुआ होता है। यूजुअली इरेगुलर अरेंज विथ ए फ्यू, इसमें क्या होता है, ये इरेगुलरली अरेंज होते हैं फ्यू फाइब्रोब्लास्ट के साथ। पेन कैसे नहीं चल रहा है, चलिए। ऑफ्टन ओकर से, आप देखो कहाँ पे होता है वो तो याद रखना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो ये शीट्स में पाए जाते हैं आपके फेशिया जो होती है टिश्यू के बिनेथ है ना, टिश्यू बिनेथ स्किन के नीचे का जो टिश्यू होता है ना, उसको फेशिया बोलते हैं ना। अराउंड मसल्स के अराउंड पाई जाती है अदर ऑर्गन्स। ठीक है, और मतलब ऐसा टिश्यू होता है जो आपकी स्किन के नीचे होगा, ठीक है, मसल्स के अराउंड होगा, और अदर ऑर्गन्स के अराउंड का जो टिश्यू होता है उसको फेशिया बोलते हैं। रेटिकुलर डीपर इस रीजन ऑफ द डर्मिस जाते हो ना, जो स्किन की मिडिल लेयर होती है, तो उसके डीपर रीजन यानी रेटिकुलर रीजन में। फाइब्रोसिस पर पेरिकोडियम ऑफ हार्ट। ठीक है, इसके अलावा जो आपके फाइब्रोसिस पेरिकोडियम ऑफ हार्ट है, सॉरी पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम क्या होती है पता है, हार्ट के ऊपर की जो लेयर होती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरीओस्टियम मतलब बोन के ऊपर की जो लेयर होती है, कवरिंग लेयर होती है, कवरिंग होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, पेरीओस्टियम। इसके अलावा आपके अभी मैं बताऊंगा, वैसे कार्टिलेज के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। तो पेरिकार्डियम, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरीओस्टियम, ये तीनों समझ में आ गया। ठीक है, तो इनमें भी आपके पास यही डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, इसके अलावा जॉइंट कैप्सूल्स, ठीक है, मेम्ब्रेन कैप्सूल अराउंड वेरियस ऑर्गन, जैसे किडनी, लीवर, टेस्टिस ना। मेम्ब्रेन कैप्सूल जो होते हैं उनके किडनी के, लीवर के, टेस्टिस के, लिम्फेड नोड से, आल्सो हार्ट वॉल्व्स, हार्ट के बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व में भी आपको देखने को मिलता है। ये टेंसिल यानी पुलिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, हर डायरेक्शन में पुलिंग स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कराता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है भैया, समझ के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या, हाँ भैया पढ़ते हैं। तो आगे आपके पास लास्ट आता है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, तो इसको भी देख लो यार। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू कंटेन predominate elastic fibers with fibroblast between them.
अनस्टेंड टिश्यू इज येलोइश, ठीक है। अब देखो लंग कहाँ पे पाया जाता है, देखिएगा लंग टिश्यू में वॉल ऑफ द इलास्टिक आर्टरीज, मतलब ये वहाँ पे पाया जाएगा जहाँ पे इलास्टिसिटी चाहिए। जैसे आप देखोगे आर्टरीज के अंदर, ठीक है, इलास्टिक आर्टरीज के अंदर ट्रेकिया जानते हो आपकी जो सांस नली होती है उसमें भी पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जब आप सांस लोगे तो छोड़ोगे तो ट्रेकिया क्या होगा, कभी तो मतलब कॉन्टैक्ट होगा, कभी रिलैक्स होगा, इसलिए, ठीक है। ब्रोंक्यूलर ट्यूब्स में, ठीक है। इसके अलावा ट्यूब वोकल कॉर्ड्स में, सस्पेंशनरी लिगामेंट ऑफ द पेनिस, सम लिगामेंट्स बिटवीन वर्टिब्रा के बीच में जो लिगामेंट्स होते हैं वहाँ पे भी पाया जाता है। और ये क्या क्या करता है, ये स्ट्रेचिंग अलाउ करता है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स को, एंड कैन रिकॉल टू ओरिजिनल शेप, और ओरिजिनल शेप में वापस भी आ सकता है स्ट्रेचिंग के बाद में, एंड बेंड स्ट्रेच। इलास्टिसिटी इज इंपॉर्टेंट टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स, जैसे आप देखोगे लंग्स के लिए इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। जब रिकॉइल इन एक्सेलिंग, मतलब सब जैसे आप सांस को अंदर ले रहे हो, अंदर सांस को लिया आपने तो आपके लंग्स क्या हो रहे हैं, फूल रहे हैं ना, उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन जब आप सांस को छोड़ोगे तो वो लंग्स वापस अपने ओरिजिनल शेप में आएंगे। तो कब आएंगे, जब उनमें इलास्टिक टिश्यू होगा, ठीक है। इलास्टिक आर्टरीज रिकॉइल बिटवीन हार्ट बीट्स टू हेल्प मेंटेन ब्लड फ्लो। तो इसके अलावा आर्टरीज में भी प्रेजेंट होता है। जब आपका ब्लड क्या होता है, फास्ट स्पीड में आता है ना, बहुत तेज़ स्पीड से प्रेशर के साथ, तो आर्टरीज क्या होती है, एक्सपेंड होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप बोल सकते हो एक्सपेंड होती है ना, उसका जो आर्टरीज की जो ब्लड वेसल्स की जो आर्टरीज है ना, उनकी जो वॉल है वो एक्सपेंड होती है। और जब ब्लड निकल जाएगा तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आएगी। तो वो कब होगा, जब उसमें इलास्टिक इशू होगा। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? हाँ भैया समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज की बात कर लेते हैं हम, ठीक है भैया। तो कार्टिलेज की बात कर लेते हैं, बहुत इजी है, ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम पहले ऐसे तो ना पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम इसका इंट्रो ले लेते हैं और फिर हम पढ़ते हैं। लिखो लिखो कार्टिलेज, लिखते हैं, लिखो एक मिनट। समझ में तो आ रहा है ना जो हम पढ़ा रहे हैं, या ऊपर से जा रहा है? भैया एग्जाम्पल याद कैसे करें यार, वो तो याद करना पड़ेगा यार, उसका तो हम कोई कुछ नहीं कर सकते। अब क्या तुम्हें पानी में खोल के पिला दे क्या? अगर हमारे पास ऐसी कोई दवाई होती ना तो तुम्हें पिला देते। तो सारे एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, दो तीन रख लेना याद, ठीक है। क्योंकि वैसे भी तुम्हारे एग्जाम में ना सारे एग्जाम्पल तो तुम लिख के आओगे नहीं। लोकेशन जो है ना, लोकेशन दो तीन याद रख लेना, और क्या है ना भैया, सारे याद करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, तो इसकी एक बार तो ये लिखो आउटर, इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलेंगे, मैंने बता दिया है। कोई बता दे तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगेगा। पेरी बता देता हूँ, पेरी से नाम उसका शुरू होता है। उसके बाद में तुम्हें लगाना है कि पेरी क्या होगा, कार्डियम होगा, क्या होगा बताओ? इसका नाम होगा पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, हाँ भैया। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ ये पेरिकॉन्ड्रियम किससे बनी होती है, हालांकि मैंने बता दिया है, फिर भी बता दो यार कोई। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से, बताया तो दिया था, अभी पीछे पढ़े थे तो बताया था ना कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से आपका क्या बनता है, पेरिकॉन्ड्रियम बनता है। अरे यार इतनी छोटी सी चीज़ तुम्हें नहीं आती यार, भाई हमें तो आता है, लाइव होते तो बता देते हैं। लाइव तो यार तुम लोग चाहोगे तभी होंगे, ऐसे कैसे लाइव हो जाए? हमें लाइव के लिए कैमरा भी चाहिए, स्मार्ट बोर्ड भी चाहिए, तो वो तो यार टाइम लगेगा उसमें। तो तुम चाहोगे तो जल्दी भी हो सकता है, तुम लोग सपोर्ट करो तब। यार तुम लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो यार। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है ये, याद रखना। ये जो आपका कार्टिलेज होता है ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका मैट्रिक्स की बात अगर अपन करें, मैट्रिक्स सॉलिड होता है। इसके अलावा पिलाइबर होता है और रेजिस्ट कंप्रेशन को क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट कंप्रेशन, COMPRE+I1 कंप्रेशन, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, इसमें प्रोटीन कौन सा होगा, कार्टिलेज कौन से प्रोटीन से बना हुआ होता है? किसी को पता हो तो अपने पहले के ज्ञान से, किसी ने पढ़ रखा हो तो बता देना यार, हम बता देते हैं अगर तुम्हें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, होता है। प्रोटीन इसमें होता है कॉन्ड्रिन, ठीक है, CHONDRIN लिख लो यार तुम लोग, CHONDR, कॉन्ड्रिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है, तो याद रख लेना, ठीक है भैया, याद रखेंगे। थोड़ा इसके सेल की भी बात कर लेते हैं। इसमें दो तरह की आपके पास सेल होती है, जो आपके कार्टिलेज की जो सेल होती है ना उनको क्या बोलते हैं? पहली जो सेल आती है वो आती है
ब्लास्ट, बताओ ये मेच्योर होगी या इनमेच्योर होगी? वैसे मैं बता चुका हूँ ये इनमेच्योर होगी, ठीक है। इनमेच्योर होने का मतलब क्या है, इसमें सेल डिवीजन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। देखो जिसके पीछे भी ब्लास्ट लगा हुआ होता है ना वो इनमेच्योर होती है ना, मैं पहले बता चुका हूँ हालांकि चीज़ें। जब हमने एनाटॉमिकल टर्म देखा था तुमने अगर शुरुआत से मेरे को फॉलो किया तो तुम्हें सब आता होगा वैसे तो ये। दूसरा बता दो कॉन्ड्रोसाइट्स। स्पेलिंग सही समझ में नहीं आ रही भैया, अच्छे से लिखो। आ रहे हैं, हाँ लिखते हैं यार तुम्हारे लिए। भैया नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो यार नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके देख लेना। ओके ओके। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्यों लिख रहे हो? अरे सॉरी सॉरी, हम बातों में रह गए यार तुमसे यार। कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, हम बता दो क्या होगा, ये मेच्योर होगा, आपको पता है, या तो लिख देना मेच्योर होता है और ये सेल डिवीजन नहीं करता है। ओके ओके ओके। अब कुछ और चीज़ें देखिए क्या? हाँ भैया और चीज़ें बताओ, बता देते हैं देखो समझ से। चलो एक काम करते हैं, ये चीज़ें हम तुम्हें कब बताते हैं, या अभी बताएं? नहीं अभी मत, अभी नहीं बताते हम तुम्हें, जब हम तुम्हें लैंग्वेज पढ़ाएंगे तभी आ जाएगी चीज़ें, तब बता देंगे, ठीक है। ज़्यादा क्यों कॉपियाँ भरना है ना। चलो लैंग्वेज पढ़ना शुरू करते हैं हम, उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। अब ये हमने एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो बतानी थी, तो शुरुआत कर देते हैं। यहाँ ये देखो, कंसिस्ट ऑफ द डेंस नेटवर्क ऑफ कोलिजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, फ्रेमली एम्बेडेड इन क्रोमेटिन सल्फेट। याद रखना कि किस में एम्बेडेड होता है? क्रोमेटिन सल्फेट में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, नीचे भी लिखी हुई वापस ये क्रोमेटिन सल्फेट क्या काम करता है अभी बता देंगे तुम्हें, ठीक है। ए जेली लाइक कंपोनेंट ऑफ द, ये जेली लाइक कंपोनेंट होता है ग्राउंड सब्सटेंस। कार्टिलेज क्या? इंड्यूर, इंड्यूर का मतलब होता है सहना, है ना। ज़्यादा स्ट्रेस को सह सकता है। अगर आप लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से उसको कंपेयर करोगे तो उनसे ज़्यादा ये क्या कर सकता है, स्ट्रेस को सह सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ कार्टिलेज इज ड्यू टू कोलिजन फाइबर। इसका स्ट्रेंथ जो होती है कोलिजन फाइबर के कारण होती है। और इसकी जो रेजिलेंस, रेजाइलेंस, ठीक है। रेजाइलेंस का मतलब क्या होता है? रेजाइलेंस का मतलब ये होता है कि टू एबिलिटी टू अज्यूम इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आना, है ना। ओरिजिनल शेप में वापस आने की जो इसकी क्षमता होती है उसको रेजाइलेंस बोलते हैं। वो किसके कारण होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट के कारण होती है। तो पूछा जा सकता है कि बताओ जो कार्टिलेज के पास में जो रेजाइलेंस की जो एबिलिटी होती है ना, रेजाइलेंस की जो एबिलिटी होती है वो किसके कारण होती है? याद रखना कॉन्ड्रोटिन सल्फेट के कारण होती है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एमसीक्यू बेस्ट क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू में पूछा जाता क्वेश्चन ही है। एमसीक्यू का मतलब समझ गए ना, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में आने लायक क्वेश्चन है ये, कॉलेज के पेपर में आ सकता है क्या, कि जो कार्टिलेज है उसके पास जो रेजाइलेंस की कोई प्रॉपर्टी होती है वो किसके कारण होती है? फिर बोल रहा हूँ याद रखना, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट के कारण। याद रखना है क्या? बिल्कुल याद रखना है, याद रखेंगे हो गया है। तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे आता है आपके पास देखो। अब मैंने देखो यार तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ मैंने तुम्हें पहले भी हालांकि ये बताया था कि जो आपकी जो कार्टिलेज होता है ना, कार्टिलेज वो एवेस्कुलर होता है, मतलब उसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। बताया था क्या? हाँ बताया था सर आपने। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो वेस्कुलर होते हैं, बस एक कार्टिलेज एकमात्र ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती है। अब वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये एंटी एंजियोजेनेसिस प्रोड्यूस करता है। अब ये एंटी एंजियोजेनेसिस प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? देखो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है। और भैया ये क्या हो गया? देखो एंटी का मतलब क्या होता है, लिखो यहाँ पर, देखो मैंने लिख रखा है वैसे तो। एंटी क्या क्या निकालता है? ये एंटी एंजियोजेनेसिस। एंटी का मतलब क्या है? एंटी का मतलब अगेंस्ट, एंजियो का मतलब क्या है? वेसल, और जेनेसिस का मतलब क्या है? प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये एंटी एंजियोजेनेसिस क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो ये एंटी एंजियोजेनेसिस मतलब एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो प्रिवेंट करता है ब्लड वेसल्स के ग्रोथ को, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ब्लड वेसल्स को ग्रो होने से रोकेगा। तो ये ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है, इसलिए आप बोलोगे कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती है। तो कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स क्यों नहीं होती? क्योंकि ये एंटी एंजियोजेनेसिस प्रोड्यूस करता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ब्लड वेसल्स को ग्रोथ होने से रोकेगा। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर, ये जो एंजियोजेनेसिस फैक्टर जो ये रिलीज कर रहा है, इस बीइंग स्टडी, इसको अपन स्टडी कर रहे हैं एज ए पॉसिबल कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट के रूप में। भाई ये हो सकता है कि आगे जाके कैंसर का ट्रीटमेंट कर ले। इफ कैंसर सेल कैन बी स्टॉप फ्रॉम प्रमोटिंग न्यू, अगर अपन क्या हो कि जो कैंसर सेल है उसको अगर स्टॉप कर दिया जाए कि वो प्रमोट करे न्यू ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन को या ग्रोथ को, तो दे रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन एंड एक्सपेंशन कैन बी स्लो। तो उनका जो रैपिड रेट है किसका? सेल डिवीजन का, है ना, और एक्सपेंशन का वो है क्या हो सकता है? स्लो हो सकता है या हील्ड हो सकता है। तो उसको लेकर साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपको ये याद रखना है कि एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर क्या होता है, उसकी क्या काम करता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज़, द सेल ऑफ मेच्योर कार्टिलेज कॉल्ड, बता चुका हूँ, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, और कार्टिलेज होता है, एंड
या में या तो ग्रुप या तो सिंगली पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, लेक्यूने में। लेक्यूने क्या होती है, स्पेस होती है कार्टिलेज के अंदर, एक लिक्विड मतलब फ्लूइड की भरी हुई स्पेस होती है, उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, लेक्यूने। सिंगुलर को लेक्यूना बोलते हैं, तो सिंगुलर लेक्यूना है और बाकी लेक्यूने बोलते हैं। और लेक्यूने में आपके क्या होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। याद पूछा जा सकता है कि कॉन्ड्रोसाइट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेक्यूने में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन द एक्सोसेलुलर मैट्रिक्स ए कवरिंग, देखो यहाँ पे देखना, देखो ए कवरिंग ऑफ द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, देखो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। ओके, अराउंड ओके पेरिकॉन्ड्रियम होती है, ठीक है भैया। सराउंड द सर्फेस ऑफ द मोस्ट कार्टिलेज, ज़्यादातर कार्टिलेज की देखो सभी कार्टिलेज में नहीं पाई जाएगी, ज़्यादातर कार्टिलेज में ये पाई जाती है, ठीक है। इस पर ब्लड वेसल्स होती है और नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सोर्स होते हैं न्यू कार्टिलेज सेल के लिए। नए कार्टिलेज, देखो कार्टिलेज के बाद ब्लड वेसल्स नहीं है तो, लेकिन जो नए कार्टिलेज सेल उनको तो ब्लड वेसल्स भी चाहिए, उनको नर्व भी चाहिए, तो कौन प्रोवाइड करेगा, पेरिकॉन्ड्रियम प्रोवाइड करेगा। सिंस कार्टिलेज है नो ब्लड सप्लाई, अब मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं है, क्यों नहीं है बता चुका हूँ, ठीक है। तो हील प्रॉपरली प्योरली फॉलोइंग एन इंजरी, तो अगर कार्टिलेज में इंजरी हो जाती है, समझ लो आपके नाक में इंजरी हो गई, जो आपका नोज की टिप है ना, इसमें अगर क्या होगा, इंजरी हो गई, तो उसको रिकवर करने में, वापस उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज है, कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो हील करने में टाइम लगता है कार्टिलेज को, ठीक है भैया, समझ गए। ईजी चीज़ें है ना भैया, आपको ज़्यादा टेंशन की बात तो नहीं है ना, नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब बढ़िया समझ में आ रहा है, समझो यहाँ पे। द सेल एंड कार्टिलेज एम्बेडेड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जो सेल होते हैं, ठीक है, और जो कार्टिलेज के जो कार्टिलेज यानी कार्टिलेज के जो सेल होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और कार्टिलेज फॉर्म है स्ट्रॉन्ग, ये क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्री मटेरियल बनाते हैं। डेट रजिस्ट, जो कि क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, किसको रजिस्ट करेगा, रजिस्ट करेगा किसको, टेंशन को, कंप्रेशन को, ठीक है। और सीयर पुशिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, द कॉन्ड्रोटिन सल्फेट इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज लाइज रिस्पांसिबल फॉर द कार्टिलेज रेजिलेंस, बता चुका था ये चीज़, मैं पहले बता दी थी। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज कार्टिलेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल सपोर्ट टिश्यू इन द बॉडी। इट आल्सो एज ए प्रिक्यूसर टू बोन, प्रिक्यूसर होता है बोन की तरह, जितने भी बोन होते हैं ना, बोन वो कार्टिलेज से बनती है, याद रखना। प्रिक्यूसर का मतलब है बोन का, प्रिक्यूसर समझ लो ना, कि जितनी भी बोन है वो कार्टिलेज से बनेगी। आपका कार्टिलेज ही आगे जाके किस में बदलता है, बोन में बदलता है। अगर जो कार्टिलेज होता है वो क्या करता है, एम्ब्रियोनिक स्केलेटन को बनाता है। देखो जब अपन छोटे थे ना, जब अपन पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले अपन एम्ब्रियो थे, तो एम्ब्रियो स्टेज में जो आपका पूरा एम्ब्रियोनिक स्केलेटन, एक एम्ब्रियो का पूरा स्केलेटन जो बना हुआ होता है ना, वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे फिर अपन बड़े होते हैं तो हमारे कार्टिलेज को कौन रिप्लेस कर देता है, बोन, मतलब हमारी कार्टिलेज जो है वो किस में बदल जाती है, बोन्स में बदल जाती है। हमारी कार्टिलेज हट जाती है, उनको रिप्लेस कर देती है, बोन कर देती है। लेकिन वो बाद में होता है जब हम अडल्ट होते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं। लेकिन शुरुआत में हमारा पूरा का पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है किससे बना होता है, कार्टिलेज से। थ्रोट बोन ग्रेजुअली रिप्लेस, बता दिया, कार्टिलेज को रिप्लेस कर देती है ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट। कार्टिलेज प्रिसाइड्स आफ्टर, प्रिसाइड्स का मतलब होता है बना रहना, ठीक है, आफ्टर बर्थ, मतलब ऐसा नहीं कि आपका कार्टिलेज पूरी तरह से गायब हो जाएगा, नहीं, कार्टिलेज बना रहता है आपकी बॉडी में ऐसा ग्रोथ प्लेट के रूप में, है ना, विद इन बोन्स। तो बोन्स के अंदर एक ग्रोथ प्लेट होती है, तो उसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या अलाउ करता है, बोन को अलाउ करता है कि वो अपनी लेंथ को बढ़ाए ड्यूरिंग द ग्रोथिंग ईयर। तो बोन्स की जो लेंथ होती है ना, लेंथ लंबाई, वो किसके कारण बढ़ती है, ग्रोथ प्लेट के कारण। और ग्रोथ प्लेट में क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। यानी क्या बोल सकते हैं, कार्टिलेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोन की लेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। कार्टिलेज आल्सो प्रिसाइज, ये भी, और इसके अलावा और किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपके लाइफ के अंदर, पूरी लाइफ के दौरान, ये लुब्रिकेटिंग आर्टिकुलर सरफेस के रूप में प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पर देखना, जैसे आपके पास दो हड्डियाँ हैं ना, एक हड्डी ये बना लो, ओके, एक हड्डी काम है, एक हड्डी मेरा बड्डी, हड्डी मेरा बड्डी, देखो हड्डी दूसरा बड्डी मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों हड्डियों के बीच में यहाँ पे कार्टिलेज आपके प्रेजेंट होगा, यहाँ पर ये जॉइंट्स, ये दोनों हड्डियों के बीच में जॉइंट्स बने ना, तो जॉइंट्स के यहाँ पर ये जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है हमेशा, थोड़ा लाइफ प्रेजेंट होता है लुब्रिकेटिंग आर्टिकुलर सरफेस के रूप में यहाँ पर। और ये क्या करता है, दो जॉइंट्स के बीच में लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है। देखो अगर ये हड्डियाँ मूव करेगी तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है, तो उससे हड्डी डैमेज हो सकती है। तो बोन डैमेज नहीं हो, इसलिए यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, लुब्रिकेट प्रोवाइड कराता है। वही कार्टिलेज का नाम भी मैं बताऊँगा अभी आपको आगे जब हम पढ़ेंगे। तीन टाइप के आपके पास कार्टिलेज होते हैं, एक एक करके सबके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है। तो हाईलाइन कार्टिलेज के बारे में देखेंगे, ऐसे तो ना देखेंगे भाई, हमारी आदत ही नहीं है ऐसे, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहले देखो हाईलाइन, एनाटॉमी में जब तक अपन डायग्राम नहीं बनाया ना तब तक मज़ा नहीं आता है ना, चार्ट बनने चाहिए, बढ़िया चार्ट मसाला बना के पढ़ो। कोई साइकोलॉजी चल रही है क्या, हाँ साइकोलॉजी में समझ में आता है कि यार थ्योरी है तो पहले से लिख के लिया हो, पढ़ा दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत इसे पेन उठाना पड़ता है, तुम भी पेन उठाओ, लिखो, हम लिख रहे हैं तुम भी लिखो। पहली बात तो ये मोस्ट लिखो, यहाँ पे मोस्ट क्या है, अबेंडेंट है, मोस्ट अबेंडेंट कार्टिलेज है, मतलब आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा अबेंडेंट कार्टिलेज कौन सा होता है, बटुआ, यही होता है, ठीक है। बटुआ याद रख लो ना, बटुआ, हाँ भैया बटुआ याद रख लेंगे हम, पर बटुआ चोरी नहीं हो जाएगा, है ना, हम बटुआ ही नहीं रखते सर। इसके अलावा क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आर्टिकुलेटरी सरफेस में। मैं तुम्हें बताया था ना कि आर्टिकुलेटरी सरफेस में कार्टिलेज हमेशा प्रेजेंट होता है। कौन सा कार्टिलेज होता है वो,
ये हाइलाइन कार्टिलेज होता है। तो हाइलाइन कार्टिलेज जो है आपके आर्टिकुलेटरी सरफेस ऑफ लॉन्ग बोन, जो आर्टिकुलेटरी सरफेस होता है ना लॉन्ग बोन में, उनमें ये प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? हाइलाइन कार्टिलेज। इसके अलावा मोस्ट अबेंडेंट कार्टिलेज ये है। सबसे ज़्यादा अबेंडेंट कार्टिलेज कौन सा होता है? ये होता है। सबसे ज़्यादा अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? मैं बता चुका हूँ, नाम बता देना मुझे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अबेंडेंट कार्टिलेज कौन सा होता है बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये ट्रेकियल रिंग्स में प्रेजेंट होगा। वैसे ये लोकेशन जो है मैं आपको वापस आगे बताऊँगा। ट्रेकियल रिंग्स, TRAC, यार स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही भैया, इसको सही लिखो ना यार। ठीक है लिखते हैं तुम्हारे लिए। लिखे कहाँ? हाँ लिखो। एक काम करते हैं, इस पूरी को लिख लेते हैं ना, फिर तुम बोलोगे भैया ये भी समझ में नहीं आ रहा। लिखो TRACHEAL, ठीक है। ट्रेकियल। तुम्हें ट्रेकियल की स्पेलिंग नहीं आती यार? रिंग्स, ओके। इसके अलावा अपन नेसल सेप्टम, नसल सेप्टम जानते हो ना, जो आपकी दोनों के दोनों जो नोज के अंदर जो आपकी दोनों कैविटी होती है, नसल कैविटी, उनको आपस में जो डिवाइड करती है उसको नसल सेप्टम बोलते हैं। इसके अलावा कोस्टल कार्टिलेज में पाया जाता है। अब ये कौन सा कार्टिलेज आ गया? अभी हम आपको बता देते हैं कोस्टल कार्टिलेज क्या होता है। तो याद रखना, कोस्टल कार्टिलेज में भी आपका कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? हाइलाइन कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज क्या होता है भैया? कुछ समझा देते हैं तो समझा देते हैं ना। देखो ये क्या है भैया, अभी तुम डायग्राम से पहचानने की कोशिश करो क्या बना रहा हूँ मैं, बताओ क्या है। ये है ब्रिस्ट बोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भैया? अच्छी नहीं बनाई आपने ब्रिस्ट बोन। अरे ठीक है बना देते हैं, रुको। अब यार जैसी बन रही है इसको देख लेना, है ना। ये ब्रिस्ट बोन है। तो ब्रिस्ट बोन यानी कि जिसको अपन क्या बोलते हैं, आगे की जो बोन होती है ना तुम्हारे चेस्ट में, ब्रिस्ट बोन है ना, स्टर्नम जिसको अपन बोलते हैं। तो स्टर्नम से देखो यहाँ पे रिब्स आएंगे, इस तरीके से रिब्स आ रहे हैं। तो ये जो रिब्स है ना, रिब्स ये स्टर्नम से किससे जुड़े हुए होते हैं? एक यहाँ पे कार्टिलेज होता है जो कि यहाँ पे कार्टिलेज होता है ना, यहाँ पर इस कार्टिलेज को अपन कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं, जो क्या करता है रिब्स को स्टर्नम से जोड़ता है। तो ऐसा कार्टिलेज जो रिब्स को स्टर्नम से जोड़े उसको अपन क्या बोलते हैं? कोस्टल कार्टिलेज। समझ में आ गया? हाँ क्या समझ में आ गया? ओके 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 ओके। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं लिखाना चाहूँगा इसमें हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में। क्या लिखाना चाहेंगे भैया आप? कि ये वीकेस्ट कार्टिलेज है। अच्छा, सबसे वीकेस्ट कार्टिलेज। रुको जरा सब्र करो। अरे वीकेस्ट कार्टिलेज, ओके। यानी कि फ्रैक्चर हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। फ्रैक्चर होने में तो कुछ भी हो सकता है, ये तो क्या चीज़ है ना। आगे बढ़ो। अभी अगर थोड़ी देखो, हाइलाइन कार्टिलेज कंटेंस रेसिलेंट, मैंने बता दें इसके पास भी रेसिलेंट जेल होता है एज ए ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। अपीयर इन बॉडी एज ए ब्लूइश वाइट, ये ब्लूइश वाइट कलर का होता है। शाइनी सब्सटेंस कैन स्टैंड पिंक, इसको अपन स्टैंड कर सकते हैं पिंक और पर्पल कलर से जब आप इसको माइक्रोस्कोप में क्या करोगे, एग्जामिन करोगे, ठीक है। फाइन कोलेजन फाइबर जो है उनको अपन वो विजिबल नहीं होता है ऑर्डिनरी स्टेनिंग टेक्निक से। पर प्रोमिनेंट कॉन्ड्रोसाइट्स आर फाउंड इन लेक्यूने, बता दिया ना। इसमें लेक्यूने में आपके साथ पास क्या होते हैं? लेक्यूना जानते हो, स्पेस होती है जिसमें कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो उनके उनके चारों तरफ क्या होगा आपके पास? पेरिकॉन्ड्रियम होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पेरिकॉन्ड्रियम कहाँ कहाँ पे नहीं होगा। जो आपके आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है ना, जॉइंट्स में जो हड्डियों के लास्ट में जो होती है ना, तो उनमें आपका पेरिकॉन्ड्रियम की लेयर नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा कार्टिलेज ऑफ एपीफिशियल प्लेट, एपीफिशियल प्लेट वही ग्रोथ प्लेट, हड्डी मैंने आपको बताया था हड्डी के अंदर ग्रोथ प्लेट होती है। तो हड्डी के अंदर जो ग्रोथ प्लेट है, जो एपीफिशियल प्लेट है, उसमें भी आपके पास जो ये है ना, कौन सी, ये पेरिकॉन्ड्रियम, ये प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो कहाँ पे लोकेशन याद रखना पड़ेगा। पहली बात तो मोस्ट अबेंडेंट कार्टिलेज में बता चुका हूँ, ठीक है। एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ठीक है, वही आर्टिकुलेटरी सरफेस में, ठीक है। फिर आर्टिकुलेटरी एंड ऑफ द रिब्स। इसके अलावा रिब्स के अंदर लास्ट में कोस्टल कार्टिलेज जिसको आप बोलते हो, उसमें होगा नोज पार्ट ऑफ द ना लैरिंग्स, ट्रैकिया, ठीक है। इसके अलावा ब्रोंकाई, ब्रोंकुलर ट्यूब्स, एम्ब्रियोनिकल एंड फीटस स्केलेटन में भी आपको पता है जो फीटल और एम्ब्रियोनिक स्केलेटन होता है उसमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, हाईलाइट कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। फंक्शन की बात करें तो प्रोवाइड कराता है प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर जॉइंट मूवमेंट। देखो आर्टिकुलेटरी, ये जो आपका था ना, मैं बताया था क्या, तो बोन के लॉन्ग बोन के एंड्स में तो क्यों प्रेजेंट है? ताकि क्या हो, बोन्स जब मूवमेंट करे तो हमें फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, वीकेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज बता चुका हूँ, ठीक है। सब बता चुका हूँ मैं, हाँ भाई आपने सब बता दिया है ना। आगे बढ़े क्या? हाँ बढ़ते हैं।
अब आता है फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज की हम बात कर लेते हैं। देखो, फाइब्रोकार्टिलेज एज कॉन्ड्रोसाइट्स अमोंग क्लियर विजिबल थिक ब्रंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर विद इन एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल लेग। इसमें भी पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता, याद रखना कि फाइब्रोकार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है। प्यूबिक सिनेप्सिस में प्रेजेंट होगा, जहाँ पे हिप्स और बोन्स जॉइंट जो है वो आगे जाके एंटीरियर जुड़ते हैं। इनवर्टिबल डिस्क में, ठीक है। कार्टिलेज पेड्स ऑफ द नी, ठीक है। पोर्शन ऑफ द टेंडन्स डेट इंसर्ट इनटू कार्टिलेज, या कुछ लोकेशन याद ही करनी पड़ेगी। सपोर्ट है ना, और ज्वाइनिंग स्ट्रक्चर टुगेदर, स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ता है। स्ट्रेंथ और रिजिडिटी मेक इट स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ, याद रखना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज है। सबसे वीकेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज मैंने आपको कौन सा बताया था, हाईलाइन कार्टिलेज। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का कौन सा बता रहा हूँ, फाइब्रोकार्टिलेज। दोनों याद रख लेना। ओके भैया, बताओ वीकेस्ट टाइप का कौन सा है, हाईलाइन। स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का कौन सा है, फाइब्रो। इलास्टिक कार्टिलेज, नाम से पता चला इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। इलास्टिक कार्टिलेज हैज कॉन्ड्रोसाइट इन थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर विद इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड परकॉन्ड्रियम पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट। लिड ऑन द टॉप ऑफ लिड ऑन द टॉप ऑफ डेरिंग्स। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जानते हो ना, ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है। जब आप खाना निकलते हो ना, तो ढक्कन क्या करता है ग्लोटिस को, ये ग्लोटिस है ना, नीचे क्या है, नीचे आपका विंड पाइप है, तो यहाँ पे एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कर देता है, बंद कर देता है जब आप खाना निकलते हो, उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो उसमें पाइप पाया जाता है, ठीक है। पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा एरिया जिसको अपन ओरिकल बोलते हैं, तो ओरिकल में भी पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऑडिटरी, यानी कि ऑडिटरी ट्यूब्स में भी पाया जाता है। जब आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो ईयर की एनाटोमी, तो जब आपने ईयर की एनाटोमी पढ़ी होगी तो उसमें आया होगा ऑरिकल, मतलब ऑडिटरी ट्यूब। तो ऑडिटरी ट्यूब क्या होती है यहाँ पे देख लेना, पढ़ा होगा वैसे आपने। वैसे मैं जब आपको ईयर की एनाटोमी पढ़ाऊंगा कभी ना कभी, आपके वापस यहाँ पे एनाटोमी आपको पढ़नी पड़ेगी ईयर की, तब मैं और बता दूंगा इसके बारे में, है ना। प्रोवाइड स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मेंटेन शेप ऑफ द सर्टेन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया इलास्टिक कार्टिलेज। तो इसके बाद में लास्ट चीज़ आपके पास क्या आती है, रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। देखो, मेटाबॉलिक कार्टिलेज इज अ रिलेटिव इनएक्टिव टिश्यू डेट ग्रो स्लोली व्हेन इंजर्ड। जब इसमें इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है, और इन्फ्लाम्ड हो जाएगा, तो कार्टिलेज रिपेयर प्रोसेस स्लोली होता है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, मेरी बात तो। इन लार्ज पार्ट बिकॉज कार्टिलेज इज एवेस्कुलर, क्योंकि लार्ज पार्ट, क्योंकि कार्टिलेज क्या है, एवेस्कुलर है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है। सब्सटेंस नीड फॉर रिपेयर एंड ब्लड सेल्स डेट पार्टिसिपेट इन टिश्यू रिपेयर मस्ट डिफ्यूज और माइग्रेट इनटू कार्टिलेज। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि रिपेयरिंग के लिए ज़रूरत होते हैं, और ब्लड सेल्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं टिश्यू रिपेयरिंग में, वो क्या होंगे, वो डिफ्यूज़ होंगे। डिफ्यूजन के जरिए कहाँ पे पहुँच जाएंगे, वो कार्टिलेज में पहुँच जाएंगे, क्योंकि कार्टिलेज का डैमेज हो गया तो उसको ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड सेल्स नहीं है, तो ब्लड कहाँ से जाएगा, तो ब्लड सेल्स जो है ना वो खुद ब खुद ही डिफ्यूजन के जरिए कहाँ पहुँच जाएगी, कार्टिलेज में पहुँच जाएगी, अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो। लेकिन टाइम लगता है, कार्टिलेज डैमेज हो जाता है ना, तो कार्टिलेज को वापस रिफॉर्म करने में टाइम लगता है। बोन्स के बारे में देखो, बोन्स के बारे में तो वैसे में तुम्हारे चैप्टर 6 आएगा आगे जाके, चैप्टर 16, ठीक है। तो चैप्टर 16 में मैं आपको बोन्स पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखो, बोन सेल जिसको अपन ओस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं, ओस्टियो का मतलब बोन्स और साइट्स का मतलब सेल, ठीक है। और सराउंडेड बाय मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथेंड बाय कैल्शियम एंड फॉस्फेट सेल्स। दिस प्रोवाइड बोन विथ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। बोन्स आल्सो हैज considerable capacity for growth in the 2 decades of life for regeneration throughout life. Two types of bone can be identified by the naked eyes. दो तरह के आप बोन्स जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो किससे, नेकेड आइज से। कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, एंड हैविंग ए सॉलिड और डेंस अपीयरेंस। एक तो होती कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन के पास क्या होता है, सॉलिड, हैविंग सॉलिड और डेंस अपीयरेंस। कॉम्पैक्ट बोन जो होता है उनका जो अपीयरेंस होता है वो सॉलिड होता है ना, और डेंस होता है। स्पॉन्जी और कैंसिलस बोन, ठीक है। इसके अलावा स्पॉन्जी बोन्स भी आती है, कैंसिलस बोन भी आती है। हैविंग स्पॉन्जी, जिनके पास मतलब स्पॉन्जी बोन होती है क्यों, वो स्पॉन्जी टाइप की होती है। और फाइन हनी कॉम्ब अपीयरेंस इनका होता है। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर में, जब आगे का चैप्टर आएगा 16। तो तब तक आपको इंतजार करना है जब तक चैप्टर नहीं आता है। ओके 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 ओके, याद रखेंगे भैया, है ना, याद रखना ही पड़ेगा। तो बस तुम लोग चले जाओ, तुम्हारे काम की चीज़ यहाँ पर है नहीं। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले एक बात सुनते जाओ यार, देखो यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चैनल डिलीट हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगा, क्या चाहोगे, हम ये चाहेंगे कि तुम लोग अभी जाके हमारे फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मतलब वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लो। मैंने ये सारी वीडियो इसी फॉर्मेट में फेसबुक पे भी क्या कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो फेसबुक पे भी अगर समझ लो कभी चैनल डिलीट हो जाता है तो तुम फेसबुक पे भी जाके देख सकते हो। फेसबुक चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके देख लेना, फेसबुक चैनल पर विजिट कर लेना। बस यही था आज का ज्ञान। और ये इसके बाद में एक लास्ट लेक्चर और आएगा, पार्ट 17, क्योंकि पार्ट 16 था, जिसमें हम जो लास्ट है टिश्यू को कंप्लीट, मतलब टिश्यू कंप्लीट हो चुका है आपका, उसमें कुछ और टॉपिक रह गया। यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है, तो यूनिट 1 के लास्ट टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद में एक नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे। इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ते रहेंगे लगातार। बस इतना ही था जो आज बताना था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।